में राजपूताना की शान, भक्त शिरोमणि मीराबाई की विरासत की आन, मानवर्धन सिंह जी कुर्की हैं आज हमारे साथ, लेकर अपनी अनमोल पहचान। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जिनकी पहचान सिर्फ उनके नाम से नहीं बल्कि उनके काम से होती है। मानवर्धन सिंह जी कुर्की, आप सिर्फ एक युवा नेता ही नहीं बल्कि भक्त शिरोमणि मीराबाई जी की 23वीं पीढ़ी से संबंध रखते हैं। एक ऐसी विरासत जो अपने आप में गौरव की प्रतीक है। चाहे राजनीति हो या सामाजिक सेवा, युवा नेतृत्व हो या जमीनी जुड़ाव, हर क्षेत्र में आपने अपनी सशक्त मौजूदगी दर्ज करवाई है। तो आइए स्वागत करते हैं मानवर्धन सिंह जी कुर्की का। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लोकमत राजस्थान के चैनल पर। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए हुक्म। आज आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और पूरी लोकमत जो हमारा स्टूडियो है, हम सभी लोग आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मीराबाई जी को नमन करते हैं। अच्छा मानवर्धन जी, आप मीराबाई की अगर मैं बात करूं तो 23वीं पीढ़ी से हैं, तो किस तरह का मतलब आपका एक अनुभव रहा है? क्योंकि एक जो ये विरासत है, मीराबाई को आज कौन नहीं जानता, तो आपको कैसा लगता है जब आप इस परिवार से जुड़े हैं? हुक्म, इस बात को बोलने में ही अपने आप को एक बहुत बड़ा भाग्यशाली मैं अपने आप को समझता हूँ कि आज मेरा जन्म उस घर में हुआ है कि जिस घर में भक्त शिरोमणि मीराबाई ने जन्म लिया, उसी परिवार में आज मैं उनकी 23वीं पीढ़ी हूँ। और उस परिवार में जब मैं जन्म लेता हूँ तो अपने आप में ऐसे ही मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे कोई पिछले जन्म में मैंने अच्छे कोई काम किए होंगे तो मेरे को आज इस घर में, इस परिवार में मेरे को जन्म मिला है और मुझे इस परिवार का नाम मिला है। भक्त शिरोमणि मीराबाई का वंशज कहलाने का जो मुझे एक वो मिला है सम्मान, उसके लिए मैं जो बोलूँ सब कम है। शब्द, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है पहली बात तो। और एक तरह से अगर आप देखें, जो कुर्की जो जगह है वो बिल्कुल एक तरीके से मारवाड़ का बॉर्डर है। जो पहले रियासत कालीन में जो मारवाड़ हुआ करता था उसका बॉर्डर है जी। तो बिल्कुल बॉर्डर पे एक तरफ से नागौर चालू होता है, एक तरफ से अजमेर चालू होता है, तो कुर्की लास्ट बॉर्डर पे है। और ऐसे देखा जाए तो मेड़ता का ये ठिकाना था। तो राव दूधा जी जो मेड़ता के शासक थे वो मीराबाई के ग्रैंडफादर भी थे, दादू साहब भी थे, और राव रतन सिंह जी के फादर थे। अच्छा। तो उनके जो पुत्र थे राव रतन सिंह जी, राव दूधा जी के, उनको जागीरी में कुर्की मिला था। तो उस तरीके से फिर ये कुर्की परिवार आगे बढ़ता गया, मीराबाई का परिवार। और राव दूधा जी राव जोधा जी के पुत्र थे। अच्छा। तो मीराबाई के पड़ दादाजी अगर आप बोलें तो राव जोधा जी थे। अच्छा। तो ऐसे ये एक पूरा लिनेज चलता आ रहा है। मतलब कैसा महसूस होता है जब आपको लोग कहते हैं कि अच्छा, मतलब जो मीराबाई जी हैं वो आपकी मीरा माँ थी, तो किस तरह आपको क्या लगता है कि मतलब आपने उनके जीवन से ऐसा क्या सीखा है जो कि लगता है आपको कि मतलब मेरी लाइफ में बहुत काम आया? आज मैं बचपन से मैंने मीराबाई के बारे में, मेरे ग्रैंड मदर ने भी मुझे बहुत बातें बताई है, किस्से बताएं, परिवार के हर सदस्य कुछ ना कुछ, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे कहानियाँ तो चलती है। तो मेरे को जो एक चीज़ जो उनकी मैंने जो अपने उसमें डाली है कि दृढ़ संकल्प, कि आपने जो एक संकल्प कर लिया या एक जो सुनिश्चित, आज जैसे मीराबाई का भक्ति थी कृष्ण भगवान की तरफ, वो एक डिवोटेड थे। तो भली कितने ही उतार आए हों, चढ़ाव आए हों, उन्होंने बहुत संघर्ष किए अपने जीवन में, हर लेवल पे, बचपन हो, फिर बाद में उनके शादी की बात हो, शादी के बाद में जब वो मेवाड़ पधारे वहाँ हो, उसके बाद में जो वो सब जगह वृंदावन, द्वारका, सब जगह पधारते हुए और आखिर में वो खुद ही कृष्ण भगवान में मूर्ति में ही समा गए। तो उनका जो एक वो दृढ़ संकल्प जो था, उसको देख के मुझे लगता है कि संघर्ष करना और एक जो आपने तय कर लिया है कि मुझे इसी लक्ष्य, इसी पथ पे चलना है, वो मैंने हमेशा से एक चीज़ की, अगर मैंने कोई चीज़ ठान ली है तो उसको भले कितने ही उसमें बाधाएं आएँ, कुछ भी आएँ, पर हमेशा अगर कोई बाधा आती है तो मैं हमेशा मीराबाई को याद करता हूँ कि जब मेरे मीरा माँ उस संघर्ष के दौर से गुजर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। कि मैं उसी पीढ़ी से हूँ, वही खून आज हमारे उसमें शरीर में दौड़ रहा है, तो क्यों नहीं हम ये कर सकते। बिल्कुल। और मुझे लगता है जहाँ दृढ़ संकल्प होता है ना, वहाँ पे कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। सही। मुझे लगता है तभी आप इतने क्षेत्रों में आज काम कर पा रहे हैं। जब दृढ़ संकल्प होता है तो मुझे लगता है मल्टीटास्किंग भी आप हो जाते हैं। वो एक तरीके से देखा जाए तो सब मीरा माँ का ही आशीर्वाद है कि आज उनको बचपन से उनका आज जो मंदिर है, हमारे मैं जिस पूरा परिवार हम जो उसी घर में रहते हैं,
और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको एक छोटा सा एक चीज़ बताऊं कुर्की परिवार का, तो आज कुर्की परिवार हुक्म एक संयुक्त परिवार है। मैं बचपन से एक संयुक्त परिवार में रहा हूँ। मेरे फादर 6 ब्रदर हैं, तो 6 ब्रदर और 2 सिस्टर, तो इतने जनों का एक पूरा परिवार है और आज भी एक साथ हम रहते हैं। अगर हम सब एक साथ गांव में हैं तो आप अगर कभी गांव पधारें तो हमारी डाइनिंग टेबल भी इतनी बड़ी है कि पूरा परिवार एक साथ उस डाइनिंग टेबल पर बैठ सके, एक किचन चलता है। तो ये कहीं ना कहीं संस्कार उन्हीं के हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है कि उससे आज भी हमारे परिवार के अंदर वो एकता है, वो सब कुछ है। तो उसी चक्कर में आज हम चल पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके अंदर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे दादी साहब को, जो अब इस दुनिया में नहीं रिवाए, कि मैंने मेरे ग्रैंडफादर को नहीं देखा, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर 80-81 में ही वो देवलोक हुआ गए थे, जब मेरे फादर भी 17-18 साल के थे। मेरे सबसे जो छोटे अंकल हैं वो उस टाइम 2.5-3 साल के थे। तो तब से इस पूरे परिवार को, इतने बड़े परिवार को साथ में लेके चलना, फिर बाद में भले मेरे फादर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो, मेरे अंकल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो, जो बड़े थे, ऐसे करते करते सब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, पर उस समय पे तो मेरे ग्रैंड मदर थे और मेरे परदादी साहब, वो दोनों थे। अच्छा। तो उन दोनों ने जिस तरीके से उस टाइम उस घर को संभाला, तो आज भी मैं उनसे सीखता हूँ कि आज किस मुसीबत में वो रहे होंगे और उस टाइम पे उन्होंने इतने बड़े परिवार को लेके चलना, और आज तक वो परिवार आया है। मेरे दादी साहब तो अभी देवलोक हुए हैं, मुश्किल से 2 साल हुए हैं, पर आज तक उस परिवार को साथ में रखना, वो संस्कार जो उन्होंने अपने बच्चों को दिए, अपने पोतों पोतियों को दिए, वही मेन चीज़ है। बिल्कुल। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं से प्रेरणा ली है, और मुझे लगता है क्योंकि वो जो बचपन में बताते थे, तो उन्होंने भी वो प्रेरणा कहीं ना कहीं से मीरा माँ से ली। बिल्कुल सही कहा आपने, और आज के समय में संयुक्त परिवार मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो तो है ही। अच्छा मानवर्धन सिंह जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बचपन की कोई ऐसी याद, कोई ऐसी स्मृति जो आपको लगता है कि अभी तक आपके साथ है, आपकी मतलब सोच में बहुत सारी चीज़ों को बदलाव लाई है, ठहराव लाई है, और आपके अंदर जो एक डिसिप्लिन है वो शायद उसी वजह से है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? हुक्म, अगर मैम अपन बात करें तो मेरा मतलब अगर अपन एजुकेशन से भी बात करें या बचपन से लेके आज तक की जर्नी की अगर अपन बात करें, तो मेरा जो बचपन है वो स्टार्टिंग, जो मेरे स्कूलिंग जो अपन कहते हैं नर्सरी और ये, तो वो बचपन मेरा पूरा का पूरा मेरे ननियाल में बीता है। मेरे जो नाना, मतलब मेरे मदर के जो फादर थे, वो खुद CRPF से रिटायर्ड DIG, तो इस दुनिया में नहीं रिवाए। मेरे मामू साहब वो शहीद हुआ गए थे 96 में। वो भी CRPF में थे, असिस्टेंट कमांडेंट, तो वो नागालैंड में शहीद हुआ गए। तो बचपन से मैं एक फोर्स परिवार, मतलब ननियाल वहाँ था, बचपन ननियाल में गुजरा मेरा, तो वहाँ पे डिसिप्लिन, एक फोर्स लाइफ का जो एक डिसिप्लिन होता है, तो वो डिसिप्लिन था। मदर की जगह मैंने वहाँ पे इतने मदर्स देखे, मेरे मामी साहब वहाँ थे, जो मेरे दोनों मामी साहब हैं, नानी साहब हैं, मेरे मदर, तो मतलब इतने लोगों का प्यार, इन सब लोगों के संस्कार, तो वो एक बचपन से डिसिप्लिन वहाँ से चालू हुआ। फिर जब वापस मैं अजमेर आया, मैंने स्कूलिंग अजमेर में मयूर से करी कुछ साल, फिर मैं मेयो कॉलेज अजमेर में चले गया। एक हॉस्टल में जब आप जाते हैं तो मेयो कॉलेज एक अपने आप में एक डिसिप्लिन का एक संस्थान है, जहाँ पे डिसिप्लिन से लेके आपको हर चीज़ के बारे में मेयो कॉलेज में सिखाया भी जाता है, पढ़ाया जाता है, आपको अदर एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो आज मैं उसके लिए भी मैं बहुत अपने आप को लकी महसूस करता हूँ, और मैं अपने पेरेंट्स को धन्यवाद देता हूँ उसके लिए कि आज उन्होंने मुझे उस ऐसी स्कूल से, ऐसी कॉलेज से मुझे उन्होंने पढ़ाया कि आज भी वो मेयो मेरे मन में है, मतलब दिल में बसता है। अगर कोई पहले कोई नाम लेता है तो सबसे पहले मेयो का नाम निकलता है, क्योंकि आज जो कुछ भी मैं हूँ वो वहीं से हमको मिली है। बचपन से फादर मदर ने भी अपनी जो हो सकता है उन्होंने हर लेवल पे संस्कार देने की सारी कोशिश करी। मेरी मदर ने मेरे पे खूब टाइम अपना इन्वेस्ट किया है। आज तक मेरे मदर को कहीं लगता है तो उसके अंदर भी मेरी मदर कर रहे हैं। फादर को मैंने एज अ राजनीतिक के तौर पे अगर आप देखें तो बचपन से उनको मैंने एक राजनीति करते देखा है, उसका भी डिसिप्लिन देखा है, राजनीति करने का भी डिसिप्लिन, कि अगर मेरे फादर को किसी ने बता दिया कि ये टाइम पे आपको पहुंचना है, फादर का एक फिक्स है कि वो 5 मिनट पहले ही वहाँ पहुँचेंगे, भले ही वहाँ पे कोई हो या नहीं हो। फादर का एक तो बचपन मतलब कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलती है, तो वो फादर का वो टाइम का जो एक पंक्चुअलिटी है वो मैंने कहीं ना कहीं उनसे ली है। मैं उतनी कोशिश तो नहीं हो पाती है, आज के टाइम में ट्रैफिक भी होता है, ये होता है, बट तब भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं 5 मिनट पहले या उस टाइम पे वहाँ पहुँचूँ। फादर ने मुझे एक दिन एक चीज़ बोली कि बेटा टाइम पे पहुँचो, तो मैंने कहा कम ट्रैफिक, तो बोला 10 मिनट पहले घर से निकल जाया करो। राइट, अगर आपको लग रहा है मुझे वहाँ पहुँचना है, आपको पता है ट्रैफिक मिलेगा, तो 10 मिनट पहले घर से निकलो। तो ऐसी चीज़ों को छोटी छोटी सीख होती है मैम,
ये कहीं ना कहीं से परिवार में मिली डिसिप्लिन हो गया, टाइम हो गया, मदर का जो संस्कार थे, जो मदर ने सपोर्ट किया। और हर स्टेज पे मैम कोई ना कोई आपका एक गुरु हो ही जाता है। मतलब मैं किसी एक को अपना गुरु नहीं कह सकता। आज मेरे अंकल हैं, तो मेरे आज 5 अंकल हैं, मेरे बुआ हैं, तो किसी अंकल ने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया होगा प्यार में, लाड में, तो वो भी मेरे गुरु हो गए, गाड़ी चलाना सिखाया। किसी ने मुझे किसी और चीज़ में, कोई बिज़नेस में मेरे अंकल एक्सपर्ट है, तो उन्होंने बिज़नेस के नाते, क्योंकि आज मैं बिज़नेस भी कर रहा हूँ, तो कुछ उनसे आया। राजनीति फादर से सीखी। सही है। तो ऐसे हर क्षेत्र का कहीं ना कहीं से अनुभव आपको अपने परिवार में ही सीखने को मिल जाता है। आज मेरे बुआ हैं, तो उन्होंने भी, आज मेरे जो 2 बुआ हैं, तो उन दोनों बुआओं से अलग अलग प्यार लाड मिला है, उन्होंने भी कुछ ना कुछ सिखाया है। तो ऐसे करके ये एक संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा मेन जो डेवलपमेंट होता है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट, एक जो संयुक्त परिवार में किसी का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, वो आप एक माइक्रो फैमिली में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सेक्रीफाइस करना सिखाया पता चलता है वहाँ से, हर चीज़ को कैसे शेयर करके आपको आगे बढ़ना है, छोटे भाइयों के साथ, बड़े के साथ, छोटी बहन के साथ। तो वो सारी चीज़ों आपको, आपकी मर्ज़ी को कहाँ पे दबाना है, कहाँ पे क्या, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक संयुक्त परिवार में सीखने को मिलती है। और मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पूरे परिवार के सदस्यों को कि आज भी टचवुड सब लोग एक साथ हैं और वही प्रेम सब में बना हुआ है, और आगे भी ऐसे ही वो प्रेम बना रहे। हम 32-33 फैमिली मेम्बर्स हैं। अच्छा। मेरे फादर 6 ब्रदर्स हो गए, उनके वाइफ्स हो गए, मेरे काकीसा लोग हो गए, मेरे बुआ हो गए, फुफोसा लोग हो गए, वापस हम नीचे कज़न्स, तो 6 के हम वापस 5 भाई और एक हमारी छोटी सिस्टर है। तो ऐसे करके एक बड़ा परिवार है। वापस मेरे 2 बुआओं के दोनों के सन है, डॉटर है, तो कज़न, तो एक बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार। तो हर चीज़ हर लेवल पे कहीं ना कहीं किसी से सीखी है, तो हर चीज़ को जहाँ पे जो सीखा है वहीं से एक चीज़ को लेकर अपने जीवन में उसको उतारा है मैंने। अच्छा मानवर्धन जी, आप राजघराने से हैं, फिर आपने मेयो में पढ़ाई की, आपने बताया कि आप आर्मी बैकग्राउंड में भी अपने नाना जी वगैरह के साथ रहे, फिर राजनीति, मुझे ऐसा लगता है राजनीति में आने के लिए आपको बहुत मतलब ग्राउंडेड होना पड़ता है। तो मतलब आपको क्या लगता है कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी आपको कि वहाँ से मतलब एक आम जनता के बीच में रहने में? प्रैक्टिस तो नहीं कहूँगा, इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ी, बिकॉज बचपन से ही राजनीति देखी। मतलब मेरे फादर को देखा, मेरे फादर के जो रियल मामूसा थे, अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अच्छा। वो भी राजनीति में थे, वो बहुत टाइम विधायक रहे, वो मंत्री रहे, वो विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। अच्छा। देवेंद्र सिंह साहब। फिर मेरे फादर को राजनीति में देखा। मेरे फादर आज 81 से आज 2005 है, ऑलमोस्ट मोर देन 40 ईयर्स। यस। 25 साल वो सरपंच रहे गांव के। अच्छा। तो एक जब आप लगातार 25 साल आप गांव के सरपंच रहे, तो आपने गांव वालों के लिए कुछ किया होगा, तभी गांव ने आपको 25 साल सरपंच रखा। सही कहा। सबसे यंगेस्ट एज में उस टाइम 2024, मतलब 24 या 25 साल की उम्र में प्रधान बने जैतारण के, वो प्रधान रहे। 2008 से आज तक लगातार वो कोऑपरेटिव बैंक पूरे पाली डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं। अच्छा। तो मतलब मैंने एक चीज़ उनकी देखी कि वो 81 से लेके 2005 तक एक दिन या एक रात ऐसा नहीं है कि वो पद पे नहीं रहे हों, और सारी पोजीशन इलेक्टेड पोजीशन, नॉमिनेटेड नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक रहे। अच्छा। तो ऐसे संगठन से जुड़े रहे, संगठन का उन्होंने खूब काम किया। तो उनको जब मैं देखता था, मैंने उनको देखा कि वो मतलब उनको ये नहीं पता चलता था कि रात कब हो रही है और सुबह कब हो रही है। रात को 2 बजे भी अगर घर पे कोई आता है और आके नीचे बेल बज जाती थी वहाँ गढ़ में, हाँ। तो मेरे फादर रात को 2 बजे 2:30 बजे भी उतर के नीचे जाते थे अकेले। अच्छा। कि यार किसी ने बेल बजाई है, और रात को अगर उसका जब तक उसका काम नहीं होता, जब तक वो वापस आके सोते नहीं। अच्छा। आज वो अगर मेरे साथ कहीं, हम लोग कहीं फैमिली वाले कहीं बाहर ट्रिप पे गए कुछ हैं, और कोई फ़ोन आ गया कि ये काम है, मैंने देखा है उन्होंने बहुत जगह फैमिली फंक्शंस भी छोड़े हैं लोगों के लिए। अच्छा। मेरे कोई घर में शादी है, परिवार में शादी है, कोई कुछ और फंक्शन है, पर पहले उनके लिए उनका परिवार वो पहले इम्पॉर्टेंट है। तो जो उनके जो लोग हैं, उनके क्षेत्र के लोग हैं, उनके गांव के लोग हैं, वो उनके लिए हमेशा पहले प्रायोरिटी रही है। उसके बाद परिवार और बेटा, वो सब उनकी बाद में। तो वो सब चीज़ें देखी, सुनी, समझी। तो मुझे भी ऐसा लगा कि जब मेरे फादर आज इतने टाइम से उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए तत्पर, ठीक है वो एमएलए नहीं बन पाए या एमपी नहीं बन पाए, या पर उसके अलावा उन्होंने जो लोगों का दिल जीता है, तो मेरा था कि आज उन्होंने जो मेहनत करी है और जो लोगों का दिल जीता है, तो मैं भी वापस उनके पीछे ऐसा कैसा उनके लिए काम आ सकूं, उनके लिए कुछ काम कर सकूं, उनके विकास के लिए, उनके खुद के मतलब आम जन के लिए समस्याओं को दूर कर सकूं। तो धीरे धीरे मैं भी फिर पहले मैंने ABVP में
कॉलेज टाइम में बॉम्बे में मैंने कॉलेज करी, लॉ किया मैंने बॉम्बे से, तो वहाँ से मैंने एबीवीपी से शुरुआत करी। फिर राजस्थान आया तो यहाँ युवा मोर्चा से, अभी भी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता ही कह ले रहा हूँ। बीच में बहुत दायित्व मुझे युवा मोर्चा ने अलग अलग जिम्मेवारियाँ दी है मुझे पार्टी ने युवा मोर्चा में। तो मैंने 2014-15 से लेके युवा मोर्चा में और आज तक मैं युवा मोर्चा में मैं अलग अलग दायित्वों पे मैंने काम किया है। और आगे भी जैसे भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व जैसा निर्देश करेगा वैसा जनता के लिए काम करेंगे। अच्छा मानवर्धन जी, अगर मैं बात करूं मोदी जी की, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका, या अगर मैं बात करूं दिया कुमारी जी का, तो उनका क्या विज़न है मीराबाई को लेकर? हुक्म, सबसे पहले तो मैं हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका मैं और मेरा पूरा कुर्की परिवार एवं पूरा कुर्की गांव की तरफ से और हमारे क्षेत्र की तरफ से मैं सबसे पहले तो आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पिछले वर्ष जब मोदी जी भक्त शिरोमणि मीराबाई का जब 525वीं जयंती थी, तो उस 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में मोदी जी ने एक कॉइन मीराबाई को समर्पित किया है 525 रुपये का, और उसको लॉन्च किया उन्होंने। उसके साथ में एक स्टैम्प भी उन्होंने लॉन्च, तो उसके लिए मैं मोदी जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आदरणीय मोदी जी को कि उन्होंने मीराबाई को याद किया, मीराबाई उस शख्सियत को आज लोगों के बीच में जीवित किया वापस। और क्योंकि भक्त शिरोमणि मीराबाई अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है, मैं तो बहुत एक छोटा सा उनके परिवार का एक सदस्य हूँ, और ठीक है वो तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे उस परिवार में जन्म मिला और मैं उस परिवार को आगे उस परिवार में आगे बढ़ रहे हैं, परंतु उन्होंने जो भक्ति करी है तभी उनको भक्त शिरोमणि का टाइटल भी आज लोगों ने दिया है मीराबाई को। तो उसके लिए जो मोदी जी ने, जो आदरणीय मोदी जी ने किया है, उसके लिए मैं उनका पहली बात उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उस सिक्के के अंदर आप देखवा ना, उन्होंने मेंशन किया है स्पेशली जन्म स्थान 1498 मतलब 1498 कुर्की भारत। तो वो अपने आप में हमको गर्व फील होता है, बहुत गर्व की बात है, राजस्थान वालों के राजस्थान के लिए बहुत गर्व की बात है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार, केंद्र सरकार कह लें या राज्य सरकार कह लें, दोनों ही कहीं ना कहीं मीराबाई को लेके काम कर रही है। ये उसका एक उदाहरण है कि जब आप नेशनल लेवल पे, केंद्र लेवल पे जब आप उसको मान्यता देते हैं या उसके ऊपर कुछ कॉइन लॉन्च करते हैं या स्टैम्प लॉन्च करते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। राजस्थान सरकार भी, जैसे अभी प्रेजेंट पर्यटन मिनिस्टर भी हैं हमारी, उप मुख्यमंत्री भी हैं आदरणीय राजकुमारी दिया कुमारी जी, भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे। मैंने भजन लाल जी के साथ में काम भी किया हुआ है संगठन में, जब मैं युवा मोर्चा में था। अच्छा। आप प्रदेश महामंत्री थे, हमने कुछ उपचुनाव में भी साथ में काम किया है। तो जो दिया कुमारी जी अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो हमारी सांसद भी रही हैं। अच्छा। तो जब वो वहाँ पे सांसद थे राजसमंद से, तो राजसमंद से सांसद रहते हुए उन्होंने कहा कि मेरे को पुष्कर, क्योंकि पुष्कर जो है तो पुष्कर से लेके एक जैतारण, तो ये अगर एक हाईवे जुड़ जाता है लांबिया टच तक, तो एक तो हर आदमी के लिए शॉर्ट हो जाता है जोधपुर जाना, जैसलमेर जाना 60 किलोमीटर्स। उसके साथ के साथ मीराबाई का जो जन्मस्थली है उसकी भी कनेक्टिविटी हो जाती है। अच्छा। तो उन्होंने उस टाइम जब वो सांसद थे, उन्होंने प्रयास किया, वो नितिन गडकरी जी से मिलवाए। तब उसमें था कि वो जो रोड का कुछ होता है वो ओडीआर थी, उसको एमडीआर कराना था। तो जैसे ही वो सांसद से उप मुख्यमंत्री बने, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने, उन्होंने मिनिस्टर बनते ही और जो उनका बजट आया उसमें भजन लाल जी सरकार का जो बजट आया उसके अंदर सबसे पहले उसको ओडीआर से एमडीआर करवाया। अच्छा। अब वो एमडीआर हो गया है, तो अब जब वो एमडीआर हो गया तब उसके ऊपर नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ भी उसको अब बना सकती है। तो उसका प्रयास अब जो हमारे वर्तमान अभी सांसद हैं आदरणीय महारानी साहब महिमा कुमारी जी मेवाड़, वो उसका प्रयास कर रहे हैं कि अब मैं इसको नेशनल हाईवे या नितिन गडकरी जी से लेके इसको हम सैंक्शन करा लें। तो हर स्टेप पे किसी ना किसी ने मदद करी है। अगर आप बात करें भजन लाल जी सरकार ने अभी प्रेजेंटली दिया कुमारी जी ने, भजन लाल जी ने, ओकार सिंह जी लखावत जो हैं हमारे धरोहर संरक्षण के अध्यक्ष भी हैं राजस्थान के, उनको मंत्री का दर्जा भी, वो अभी पधारे थे कुर्की। उनको सरकार की तरफ से भेजा कि आप कुर्की जाओ कि हम मीराबाई की जन्मस्थली को कैसे विकसित कर सकते हैं। उसके बाद तो वो पधारे, उन्होंने अपना पूरा एक रिसर्च करवाया है। तो उस तरीके से सब लोग मिलके संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जो अभी गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, वो भी पर्यटन के हैं और साथ के साथ इसके कल्चरल मिनिस्टर भी हैं केंद्र के। तो उनका भी प्रयास है कि मैं कैसे अपन वहाँ पे कोई नेशनल स्कीम के तहत कोई म्यूज़ियम या कोई संग्रहालय अपन डेवलप करें कुर्की में, कि जिससे कुर्की एक नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे विकसित हो। तो हर जना अपना प्रयास कर रहा है, भले वो गजेंद्र सिंह जी हों, भजन लाल जी हों, हमारी आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हों,
हमारी जो भी वर्तमान सांसद हैं आदरणीय महिमा कुमारी जी मेवाड़ महारानी साहब, वो हों, तो सब अपने अपने संयुक्त प्रयास सब कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कुर्की एक विकसित होकर और कहीं ना कहीं एक जो अभी नया मोदी जी ने एक नारा दिया है अपने रिलीजियस टूरिज़्म जो एक का है, कि उस रिलीजियस टूरिज़्म के तहत कहीं ना कहीं कुर्की भी इंडिया के मैप में कहीं दिखेगा। और बिल्कुल ज़रूर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी मीराबाई की जन्मभूमि है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो राजस्थान से थी। और मुझे भी लगता है कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और कुछ न कुछ केंद्र मेरे को पूरी विश्वास और पूरा उम्मीद है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आज तक जो नहीं हुआ, आज तक की स्थिति बहुत ख़राब है। हाँ। कुर्की की अगर हम आज की बात करें तो कुर्की की स्थिति बहुत ख़राब है। आज अगर आप कभी आपको मौका मिले तो आप प्लीज़ पधारें। तो कुर्की, जहाँ से कुर्की की सीमा चालू होती है, कुर्की ग्राम की या कुर्की पट्टे की जो अपन कह लें, जहाँ से उसकी सीमा चालू होती है वहाँ पे कुर्की ब्यावर से एक रोड आती है, अच्छा, एक पिसांगन से रोड आती है, एक पुष्कर से रोड आती है, एक मेड़ता से रोड आती है, अच्छा। एक जैतारण से रोड आती है। अच्छा। तो 5 रोडें आके कुर्की में मिलती है। उन 5 रोडों के ऊपर आप एक चीज़ को नोटिस करवाना कि जहाँ कुर्की सीमा चालू हुई उसके बाद से कुर्की तक रोड नहीं है। अच्छा, उससे पहले रोड है, पर कुर्की सीमा आती ही पता नहीं क्या होता है कि रोड रुक जाती है और वो कुर्की तक रोड नहीं है। अब हमको एक उम्मीद बंधी है कि जो अभी एक नई रोड दिया कुमारी जी ने जो सैंक्शन करी है लांबिया से लेके कुर्की बॉर्डर तक, अच्छा। उसका काम चल रहा है अभी। तो वो रोड हमको अब एक उम्मीद है कि उन 5 में से 2 तरफ से आने में रोड मिल जाएगी। अभी भी उसका काम चल रहा है, तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा। और दिया कुमार जी ने पहले आते ही सबसे पहले उसको ही कहा कि इस काम को चालू करो कि कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा जरूरी है इस रोड की। तो उन्होंने पहले सीट पर अच्छा। PWD मिनिस्टर बनते ही उन्होंने कहा कि इस रोड को चालू करो। तो उसका टेंडर होकर उसका काम चालू हो गया, काम ओके। चल रहा है अच्छे से। अच्छा, मैं बात करती हूँ जैतारण विधानसभा की। तो उस क्षेत्र का जो है उसमें आपको क्या लगता है, आपका क्या विज़न है? जैतारण जो एक विधानसभा है, आज जैसे राजस्थान में जिस लेवल पे भजन लाल जी सरकार, जो राजस्थान सरकार है या जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जो हर जगह लागू हो रही है, हाँ। विकसित हो रहा है राजस्थान, और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है पिछले 1.5-2 साल से, जो अभी वर्तमान जो सरकार है भजन लाल जी की। परंतु कहीं ना कहीं जैतारण, क्योंकि मैं इतने सालों से जैतारण को देखता आया हूँ, कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा जैतारण पिछड़ा है। अच्छा, पिछड़ा हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से मैं यही दरख्वास्त करूंगा सरकार से भी कि थोड़ा सा जैतारण के विकास पे थोड़ा, आज भी जल भराव की समस्या हो जैतारण में, शहर में रोडों की समस्या हो। मैं मेरे खुद के गांव की आपको मैंने बताई है कि ये स्थिति अगर मेरे गांव की है तो दूसरे गांव की क्या समस्याएं होगी। आज जैतारण एक इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, सीमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हब है जैतारण। और हमारे पुराने जो भी जनप्रतिनिधि अभी वर्तमान में हैं या उससे पहले भी जो जनप्रतिनिधि वहाँ से रहे हैं, उन सब ने वादे किए थे कि हमारे जो जैतारण का जो युवा है, जो बेरोजगार है, उसको हम रोज़गार यहाँ दिलाएंगे। बट आज तक उस पर कोई अमल नहीं करा पाया। अच्छा, तो मेरा एक मानना है, मेरा हमारे जनप्रतिनिधियों से भी यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे जैतारण के जो युवा हैं जो अभी बेरोजगार हैं, उनको या तो हम उसमें रोज़गार दिलाएं, और अगर हम उसमें दिलाने के लिए सक्षम नहीं हैं उन फैक्ट्रियों में, तो हम वहाँ पे ऐसा कुछ रोज़गार का जरिया चालू करें जिसमें उनको अपन ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिल सके। सही बात। क्योंकि आज के टाइम में युवा पढ़ा लिखा है, वो पढ़ भी रहा है और वो पढ़ा लिखा होकर घर पे बैठा है। आज मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे ऐसे युवा मेरे क्षेत्र की, मैं मेरे गांव की बात करता हूं कुर्की की, जो BA करे हुए हैं, MA करे हुए हैं, बट आज की तारीख में वो नरेगा में जाना पड़ रहा है। अच्छा, वो वहाँ जाके नरेगा में ट्रोलियाँ तिगारियाँ उठा रहे हैं, कारीगर बन रहे हैं, उनको लेबर में वर्क करना पड़ रहा है क्योंकि रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो और जैतारण में तो अपने आप में इतना बड़ा रोज़गार का क्षेत्र है, उनको टेम्परेरी बेसिस पे भी लगाया जाए तो लग सकता है। तो मेन मेरा तो एक ही एजेंडा है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं राजनीति बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। ये प्रॉमिस तो मेरे से पहले वाले जनप्रतिनिधियों ने भी जैतारण में किए होंगे। अब उसमें से कितने अमल हुए हैं, कितने नहीं हुए, वो तो वहाँ का युवा बताएगा कि कितनों को वहाँ पे नौकरी मिली, कितनों को नहीं मिली। बट मैं तो ये चाहता हूँ उनको छोड़ें, उसके अलावा अपन वहाँ पे क्या अपने युवाओं के लिए, रोज़गार के लिए कर सकते हैं। मेरा वो विज़न है कि यहाँ पे अपन और क्या ऐसा करें जो है
उसमें नहीं हो रहा है, वो तो उन्होंने भी प्रतिनिधियों ने भी ट्राई किया होगा, कुछ होगा कारण नहीं हो पाया। तो अपन कुछ नया क्या कर सकते हैं, उनको हटा के, उस इंडस्ट्री को हटा के कुछ नई ऐसी इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप हो जिसमें रोज़गार मिले, या कुछ नया ऐसा मूवमेंट आए, या गांव-गांव में लोगों को अपन ऐसी रोज़गार मिल सके। तो उस चीज़ पे कुछ विजन, एजुकेशन के बेसिस पे, दुनिया घूमने की बेसिस पे वहाँ से कोई आइडिया लेके कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए, तो उस पे मेरा विचार है। एंड आई होप कि मतलब ये अपने इस मंच के जरिए, लोकमत स्टूडियो के जरिए सरकार तक ये बात पहुँचे और आपकी जितनी भी ये परेशानियां हैं जेतारण विधानसभा को लेकर, वो सारी परेशानियां दूर हो। हाँ, मैं तो यही आपसे, ये आपके माध्यम से यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ जी। कि मुझे वो नहीं है कि मुझे वहाँ से कुछ महत्वाकांक्षा है। मेरे फादर भी 40 साल से वहाँ से राजनीति, जनता की सेवा कर रहे हैं। हाँ। जरूरी नहीं कि उनको वो एमएलए बन गए जेतारण से, या वो एमपी बन गए उस क्षेत्र से, पर वो जनता के बीच में रहे। तो जब आप जनता के बीच में रहते हो तो आपको जनता की परेशानी दिखती है। और Right. मैं तो लिटरली, आप मानोगे नहीं, जब भी जाता हूँ, मेरे आज भी मेरे गाँव के कोई लड़के, कोई भी मेरे साथ के कार्यकर्ता हैं या कुछ भी हैं, उनका फ़ोन आता है तो मैं आधी रात, भली मेरे पास कोई पद हो या नहीं हो, मेरे में जितनी क्षमता है उतना मैं उनकी मदद करने का प्रयास करता हूँ और कोशिश करता हूँ। मेरे से नहीं होती तो किसी ऊपर जो मेरे से हैं, जिनके पास पावर, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनकी मदद करो। तो हम तो उनके लिए आधी रात को भी तैयार हैं। आगे तो भविष्य में क्या होता है क्या नहीं होता है वो एक अलग बात है, बट नहीं, हमारी सोच ही पूरी है। शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप राजनीति में अच्छा आपका करियर हो और आप इस तरह से जनता की, लोगों की सेवा कर पाएँ, जेतारण का आप उत्थान करें। वो तो अब जनता मौका देगी, पार्टी मौका देगी, कभी देखते हैं। अभी तो बहुत कम उम्र है, 33 साल की उम्र है मेरी। तो ये सब विचार, अभी तो एक ही काम है कि एक पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता बन के पार्टी का काम करना है। जो पार्टी जैसा काम देगी वैसा उसका काम करना है और जनता के लिए तत्पर खड़े रहना है, जनता की सेवा करनी। जनता के साथ कहीं अन्याय हो रहा है, भले वो मेरा अपना अन्याय क्यों नहीं कर रहा हो, उसके खिलाफ खड़ा हूँ। क्योंकि मेरे लिए मेरे लोग पहले हैं। मेरे फादर ने मुझे एक चीज़, जब मैं पहले बात कर रहा था, मेरे को एक बचपन में मुझे एक चीज़ मुझे बोला था फादर ने कि बेटा, आज अपनी जो पहचान है वो अपनी इस गांव से पहचान है, कुड़की से। कि आज जो पीछे मैं लिखता हूँ पुष्पेंद्र सिंह कुड़की, या आप लिखते हो मानवर्धन सिंह कुड़की, तो कुड़की अपने आप में आपकी पहचान है। तो वो कुड़की पहचान भक्त शिरोमणि मीराबाई से तो है ही, हाँ। साथ के साथ जो यहाँ के आपके परिवार, जो आपका पूरा गांव है, उसका एक एक बच्चा आपका परिवार है। तो खुद के परिवार से पहले उनके लिए सोचना कि आपकी पहचान उनसे है। तो मेरे लिए तो हमेशा से जो मेरे फादर ने मुझे सिखाया उसको हमेशा मैंने अपने उसमें डाला है। और फादर ने हमेशा मुझे यही कहा कि बेटा, पहले खुद के लिए बाद में सोचना, पहले गांव के लिए सोचना, अपने क्षेत्र के लिए सोचना, अपने लोगों के लिए सोचना। तो आज कुछ दायित्व हो या नहीं हो, मैं उनके लिए आधी रात को उनके साथ में खड़ा रहूँगा। अच्छा मानवर्धन जी, आप एक युवा नेता हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई आज के जो युवा हैं वो राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं या सोशल सर्विस में इंटरेस्ट लेते हैं? लेते हैं मैम, क्यों नहीं लेते हैं। आज आप देख पाएँ, मैं अपने आप को नेता तो नहीं कहूँगा क्योंकि अभी मैं ऐसा कुछ नेता जैसा काम मैंने किया नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। जैसा भी मेरे से बनता है, जितना मुझे आता है उतना मैं काम कर रहा हूँ। और जो दूसरे भी जो युवा हैं जो तैयार हो रहे हैं, तो युवाओं को आगे आना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, युवाओं को आगे आना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए इस राजनीति में। क्योंकि आपको एक, राजनीति भी एक सोशल वर्क है। राजनीति कोई अलग चीज़ नहीं है। जो मैंने अभी तक समझा है, ये भी एक सोशल वर्क है। आप क्या कर रहे हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं तो वो सोशल वर्क है। भले वो आप किस तरीके से मदद उनकी कर रहे हैं, वो उसका जरिया अलग हो सकता है। हाँ। पर वो है तो एक सोशल वर्क ही। राइट। क्योंकि आप, like whatever I am doing right now is just a social service. Like for example, if we talk about कोरोना काल में अगर कोई भी किसी ने कोई मदद करी हो या कुछ करा हो, तो वो राजनीति के तौर पे नहीं था ना, वो एक सोशल वर्क ही था। आप पब्लिक को हेल्प कर रहे थे। सो दैट्स द मेन मोटिव, यू कैन से। तो मेरा भी राजनीति को उस तरीके से देखने का नज़रिया है कि मैं वो सोशल वर्क कर रहा हूँ या सोशल सर्विस ही कर रहा हूँ, राजनीति नहीं कर रहा हूँ। एंड सबसे अच्छी बात है कि आज का क्या युवा है वो सब मतलब शिक्षित हैं। शिक्षित। तो मुझे लगता है कि जो शिक्षित समाज है वो, अगर वो शिक्षित लोग अगर राजनीति में भी आएंगे तो मुझे लगता है देश का उत्थान होगा। अच्छा होगा ना मैम। आज जितने ज़्यादा लोग राजनीति में आएंगे उतनी ज़्यादा वो लोग सोशल सर्विस करेंगे। Right. तो उतना ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा। Right. आम जनता को, जो गरीब है गांव में, जिसके पास हर चीज़ की पहुंच नहीं है, तो उस गांव में से अगर कोई एक युवा निकल के बाहर आता है, आज जैसे मैं कुड़की में हूँ, मेरे साथ में कुड़की से और 10 जने, और मैं तो चाहता हूँ मेरे कुड़की से 10 युवा और आए निकल के साथ में। तो अगर वो भी बाहर आते हैं, वो भी अगर सोशल सर्विस करते हैं, तो आज एक आदमी
इतना काम नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास 10 जने और होंगे राजनीति में या सोशल सर्विस करने वाले, तो वो ऑटोमेटिकली आम जनता तक काम पहुंचेगा, उसका काम होगा। तो मैं तो चाहता हूं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा युवा राजनीति में आए सोशल सर्विस के नाते आए, कि हमको तो जनता की सेवा करनी, सोशल सर्विस करनी, ना कि पद की भूख से या मुझे तो इस पद पे बैठना ही है। मेरे फादर ने मुझे एक चीज़ कहा कि बेटा, मैंने 40 साल प्लस राजनीति के हो गए, ना मैं विधायक बना, ना मैं सांसद बना, ना मैं कोई राज्यसभा सांसद रहा, कुछ नहीं रहा, पर आज भी मैंने उनसे ज़्यादा मैंने मान सम्मान जनता की आंखों में पाया है। जन सेवा को उन्होंने सर्वोपरि रखा। तो उन्होंने कहा हमेशा अपने आप को कभी ये मत सोचना कि मुझे विधायक ही बनना है या मुझे विधायक सांसद, वो तो पार्टी तय करेगी कि किसको बनाना है, कब देना है, क्या करना है, बट अपने को तो निरंतर अपनी जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करना। सही है। मेन वो है कि सोशल वर्क अपन कितना कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने बहुत सारे सामाजिक अभियानों के लिए भी काम किया है, बहुत सारे आपने, तो कोई ऐसा मतलब अभियान जो आपको लगता है कि मतलब मैंने किया और मुझे दिल को बहुत तसल्ली मिली या दिल को बहुत खुशी मिली? सबसे ज़्यादा अगर मुझे कुछ लगा तो मुझे सबसे ज़्यादा लगा था कोरोना काल में जो, अच्छा, क्योंकि उससे अलावा तो जो भी आप सामाजिक कार्य करते हैं वो ठीक है कि एक सामाजिक कार्य है, बट कोरोना काल में मैंने दूसरों को भी देखा जो खुद अपने उसको रिस्क पे रख के अपनी लाइफ को और लोगों के लिए आगे बढ़ के आ रहे थे। उस समय अभी की जो उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, वो उस टाइम हमारी सांसद थी। अच्छा। तो मैंने उनसे आग्रह किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे, अब उस टाइम आपका लिमिटेड क्षेत्र छोटा हो जाता है, तो उस टाइम मैं जितनी सेवा कर सका मैं मेरे गांव तक कर सका या गांव के आसपास लोगों तक, क्योंकि आपको चलने का या बाहर जाने की परमिशंस हर चीज़ होती है, तो गांव में तो आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो उस टाइम मैंने जब दिया कुमार जी से बात करी, मैंने उनको अर्ज किया, मैंने कहा ऐसे गांव के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, दूसरी चीज़ें नहीं, तो उन्होंने हुक्म उनके फंड से उस समय पे हाथों हाथ जो भी कोविड रिलीफ के लिए चाहिए था या जो भी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ऑक्सीमीटर्स जो थे, तो वो सारी चीज़ों की उन्होंने हमको प्रोवाइड कराया। तो उन सबको लेके हम जनता के बीच में गए, लोगों के साथ में जितना हम साथ में रह के उनकी मदद कर सकते थे वो मदद करी। अच्छा। किसी को किसी इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ रही थी, उस इंजेक्शन को कैसे कहाँ से हम ला सकते हैं उसकी कोशिश करी। तो बीच में और उस समय पे अगर मैं आज सब कहते हैं कि आदमी सोशल वर्क कर रहा है या वो कर रहा है, तो उसके पीछे सर मैम बहुत जनों का सेक्रीफाइस भी होता है। राइट। आपकी फैमिली का सेक्रीफाइस होता है। तो जब मैं कोरोना काल में बाहर जाता था, मेरी नई शादी हुई थी, 2020 जनवरी में मेरी शादी हुई और मार्च के अंदर आपके लॉकडाउन लग गया था। तो रिसेंटली मेरी शादी हुई थी, परिवार वाले को कहीं ना कहीं डर भी रहता था कि यार बार बार बाहर जा रहे हो। अब वैक्सीनेशन जब ड्राइव चला तो आप लिटरली आप मानोगे नहीं मैम, जब तक वो वैक्सीनेशन होता था मैं लोगों के साथ जाता था, वैक्सीनेशन कराता था। अच्छा। हॉस्पिटल में। तो मेरे फैमिली वाले भी डरते थे कहीं ना कहीं, वो मुझे बोलते थे कि तुम रोज़ बाहर जाते हो, अभी शादी हुई है, 2 महीने हुए शादी हुए। पर उस जगह में कहीं ना कहीं मेरी वाइफ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो जो एक हमेशा मतलब शादी को 2 महीने उस तब से एक सपोर्ट सिस्टम की तरह मेरे साथ में खड़े रहे। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि आप इनकी मदद मत करो या वो मत करो। मतलब एक वो सपोर्ट सिस्टम जो आपको फैमिली से मिलने लग जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली आप बहुत चीज़ों में आप हासिल कर सकते हैं चीज़ें। सही तो कहा। आज मेरी शादी को 5 साल हो गए, तो मैं कहीं ना कहीं मेरी वाइफ को भी इस पूरे जर्नी के अंदर, जब से वो मेरी लाइफ में आए हैं और अभी तक की जो 5 साल की जर्नी है, मेरे डॉटर्स भी हैं 2 ट्विंस, तो मतलब सबको मैनेज करते हुए और मुझे सपोर्ट करते हुए, क्योंकि मैं आधे टाइम तो मेरा बाहर ही निकलता है। अगर राजनीति में हूँ, भली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हूँ, तो पीछे उनको संभालना, आपको सपोर्ट देना कि नहीं आप तो जाओ, यू डू योर वर्क, आई विल मैनेज एवरीथिंग। तो वो भी एक बहुत बड़ा, ये जब सपोर्ट होता है ना तभी आदमी कुछ कर पाए। तो एक वो कहावत है ना कि हर आदमी की उसके पीछे, सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे सक्सेस के पीछे मेरी वाइफ का भी हाथ है, मेरे मदर का हाथ है, मेरी ग्रैंड मदर का हाथ है। तो कहीं ना कहीं इन सब का हाथ है, मेरे परिवार के सदस्यों का हाथ है। बिल्कुल। और मुझे लगता है अकेले हम बहुत सारी चीज़ें जो नहीं कर सकते हैं। लाइक यू आर मल्टीटास्किंग, लाइक आप बिजनेस भी देखते हैं, अभी आपने होटल इंडस्ट्री में भी कदम रखा है, अभी रिसेंटली अभी आपने काफ़ी टाइम हो गया खैर पाओ की भी आपने ओपनिंग की है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि पाओ क्या है, उसका नाम के पीछे क्या रीज़न था? मैम पाओ हम ऐसे ही बैठे थे, तो इसके अंदर हम पार्टनर जो मेरे साथ में पार्टनर हैं, साथा मुकुंद राज साथा हैं और एक और है सूरजपाल सिंह जी पाटिल, हम 3 पार्टनर्स हैं। तो ये मेरा अकेले का विजन नहीं है,
हम 3 जनों का विजन है। अच्छा। तो मुकुंद जो वो जगह है साथा, हाँ। तो वो मुकुंद राज जो है तो वो साथा बाग करके था। हाँ। तो हम तीनों एक दिन बैठे थे, तो मुकुंद ने मुझे कहा कि मान क्या नाम रखें, जितने वो मुझे कहीं से आते हुए हमको पिकॉक दिखा। अच्छा। तो हमारे जो तीसरे पार्टनर थे सूरजपाल सिंह जी, उन्होंने कहा मोर पे नाम रखते हैं कि यहाँ पे साथा बाग में मोर बहुत है, क्योंकि आप अगर कभी भी हाँ। शाम को पधारेंगे, आप तो पधारे हैं हाँ, 2-3 हाँ, बार, मैं 2-3 बार आई हूँ। तो शाम को पधारेंगे या सुबह पधारेंगे तो आपको वहाँ पे पिकॉक्स जो है मोर, वो आपको पूरे कोर्टयार्ड में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे घूमते हुए सब। तब फिर हमने उस पर तीनों ने बैठ के विचार करना चालू किया। अब मोर के बहुत अलग अलग टाइप के नाम होते हैं, तो फिर कहीं से निकल के ये पावो आया कि पिकॉक को पावो भी बोलते हैं लैटिन में। अच्छा। तो उस बेसिस पे फिर हम लोगों ने इसका नाम, हमने कहा इसका नाम हम पावो ही रखेंगे। अच्छा। और पावो के 2 अर्थ भी निकलते हैं, एक तो पावो का हो गया मोर, हाँ। और अगर अपन मारवाड़ी में बात करें कि कुछ भी चीज़ को पाना, मतलब आप भोजन पाओ, मतलब एक वो वो आता है अपने कहने में भी कि आप भोजन पाओ, जल पाओ, मतलब वो एक जो पाना, मतलब कोई भी चीज़ को आप हासिल करना या पाना। तो वो 2 चीज़ भी उसमें हो रही थी, तो उस हिसाब से इसकी शुरुआत करी। अच्छा। फिर करते करते आज 4-5 महीने हो गए, आपने देखा ही है उसको। नहीं, एंड बहुत अच्छा भी कर रहा है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि जयपुर में इतना कंपटीशन है, इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाव की क्या यूनिकनेस है जो लोगों को वहाँ खींचती है या लोगों को वहाँ जाना चाहिए? मैम, पावो की एक अपने आप में खुद की यूनिकनेस इसलिए है, एक तो जो वहाँ की ग्रीनरी है, जो नेचुरल वहाँ की जो प्लांटेशंस जो नेचुरल है। हाँ। और आपने पावो को खुद ने देखा होगा। हाँ। तो वो अपने आप में एक अंदर से पूरा नेचुरल, मतलब एक जैसे आप कोई घर में बैठे हैं, अपने घर के ड्राइंग रूम के उस पे सोफ़ा सेट पे आप बैठे हैं एंड यू आर हैविंग योर मील, और इफ़ यू आर एंजॉइंग योर कॉफ़ी और ड्रिंक समथिंग, तो वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड था। उसका जो इंटीरियर जो पूरा किया है, तो ना हमने कोई इंटीरियर डिज़ाइनर हायर किया उसके लिए, ना हमने कोई आर्किटेक्ट हायर किया। तो उसके जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं वो मेरे पार्टनर मुकुंद, उसी का विजन है। कुछ आइडियाज़ उसने हमसे लिए, मेरे से लिए, मेरे पार्टनर सूरजपाल सिंह जी से लिए, तो हमसे आइडिया लिए, बट मैक्सिमम दिमाग मुकुंद और मुकुंद के फादर। अच्छा। आपने उसमें लैम्प्स देखे होंगे जिसपे वो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं अलग अलग, तो वो सब उनके फादर का क्रिएशन है। वो मेन क्रिएटिविटी उनके फादर की है, हनुमंत सिंह जी की। अच्छा। मुकुंद के फादर की। अब उसको लोग भले कितने भी लोग कॉपी कर रहे होंगे, बट फर्स्ट वन टू डू दैट ओके इन जयपुर और इन राजस्थान वाज हनुमंत सिंह जी। तो उन्होंने वो चीज़ करी उस चीज़ को, तो हर जगह का आइडिया लिया है। मुकुंद के ग्रैंडफादर का भी हमने कहीं ना कहीं, बिकॉज वो भी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, वो गवर्नर हाउस में भी उन्होंने खूब सेवाएं दी अपनी। वो मेयो कॉलेज के कमेटी मेंबर, लाइफ टाइम मेंबर हैं। अच्छा। लाइफ मेंबर हैं वो भी, तो उनसे भी हमने बहुत चीज़ें सीखी, उनसे भी हमने खूब सजेशंस ली। तो मतलब एक जॉइंट उससे करके हमने कहा कि हम जो भी करना है अपने हिसाब से, अपने माइंड से करना है। राइट। एंड इवन आई लाइक क्रॉकरी आल्सो देयर। वो क्रॉकरी भी उसी थीम बेसिस पे कि आपने देखी होगी 2 टाइप की क्रॉकरी है। एक को तो हमने जयपुर टच दिया है, वो ब्लू पॉटरी का थोड़ा सा वो दिया, और एक को पावो का टच दिया है जिसमें वो मोर का थोड़ा सा है, पिकॉक फेदर्स एंड उसका डिज़ाइन है। तो कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करी है। लेट्स सी अब आगे कैसे होता है। तो ये तो हुई राजनीति की बात और पावो की बात, इसके अलावा और आप क्या करते हैं? मैम, इसके अलावा इसी में ही समय निकल जाता है। लिटरली आप मानेंगे, मैं या तो जयपुर रहता हूँ या गांव, और फिर अगर कहीं पार्टी ने अगर कभी कोई दे दिया, दायित्व दे दिया, कभी कहीं जैसे मेरे को अलग, मैं उपचुनाव में प्रभारी भी रहा हूँ, राजसमंद में, वल्लभ नगर में, आपके सहाड़ा में, ऐसे तो मतलब जो भी पार्टी दायित्व दे देती है। मैं अशोक जी सैनी जब प्रदेश अध्यक्ष थे युवा मोर्चा, तब मैं प्रदेश पूरे स्टेट का, मैं स्टेट इंचार्ज था स्टडी सर्कल कमेटी का। तो ऐसे पार्टी ने मुझे अलग अलग दायित्व दिए। जोधपुर देहात का भी मुझे युवा मोर्चा के तहत मुझे वहाँ पे भी प्रभारी बनाया था। एट प्रेजेंट मैं मेरे खुद के बूथ का बूथ अध्यक्ष हूँ। अच्छा। तो सबसे बड़ा मजबूत तो पद ही वही है कि मैं मेरे खुद, अगर मेरा बूथ मजबूत है तो सब, मोदी जी का नारा है कि आपका बूथ मजबूत तो सब मजबूत, तो इसलिए मैं खुद मेरे बूथ का बूथ अध्यक्ष भी मैं ही हूँ, तो पन्ना प्रमुख भी हूँ। अच्छा। एक पन्ना जो होता है हमारा, उस पन्ने का भी प्रमुख मैं हूँ जी। तो क्योंकि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मेरे पहले ग्राउंड लेवल पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा लूँगा, तब मैं आगे कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाऊँ जी। तो मेरा मोदी जी को, मैं अपने आप के अंदर कहीं ना कहीं मोदी जी को मैं बहुत स्टडी करता हूँ। मोदी जी ने कैसे अपनी शुरुआत करी है, और कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं पार्टी से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं मोदी जी का नाम ले रहा हूँ, बट मैं अगर पार्टी में नहीं भी बिलोंग करता, या मैं अगर कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं भी होता,
तो भी कहीं ना कहीं मोदी जी को देख के और उनसे एक सीख ही लेने को मिला। आप अगर एक आम आदमी से भी आप बात करोगे जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, पर वो मोदी जी को अपना आदर्श कहीं ना कहीं मानता हो या वो उनसे कोई ना कोई सीख लेता हो, तो आए दिन कुछ ना कुछ मोदी जी से नया सीखने को मिलता है। तो मेरा अगला जो सवाल था उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया। मेरा अगला सवाल यही था कि आप मतलब परिवार के अलावा ऐसा कौन सा मतलब इंसान है जो कि आपका प्रेरणा स्रोत है। तो आपने मोदी जी के बारे में बताया। मेन अगर ऐसा देखा जाए तो मोदी जी हैं मेन जी। अगर किसी को, अगर मैं मेरे परिवार से हट के अगर बात करूं कि परिवार, मीराबाई, इन सबको अगर मैं हटा के बात करूं तो मोदी जी हैं। अच्छा। मोदी जी के बाद में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी जो अभी उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी, बिकॉज मैंने उनका 5 साल हमारी सांसद रही, मैंने एक चीज़ देखी उनमें एक काम करने की एक वो है डेवलपमेंट। तो उनको देख के मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर कभी लीडर बनना है तो ऐसा बनना है, उनका हमेशा 24/7 उनका सिर्फ माइंड उसी में चलता है कि मैं कितना डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कहीं कर सकूँ जी। और मैं तो आपको एक चीज़ इसमें और बताता हूँ, वो सवाई माधोपुर थे तो उन्होंने सवाई माधोपुर में खूब डेवलपमेंट किया और आज भी सवाई माधोपुर के लोग उनको याद करते हैं। वो राजसमंद हमारे सांसद थे, तो आज भी आप मानेंगे नहीं, जब वो यहाँ से उनको एमएलए का टिकट मिल गया और वो विद्याधर नगर पधार रहे थे, मतलब कितने ही लोग ऐसे थे जिनकी आंखों में आंसू थे। जबकि एक सांसद का एक जो दायरा होता है बहुत लिमिटेड दायरा होता है काम करने का, बट उन्होंने उस दायरे के अंदर रहते हुए इतना काम कर दिया जो हमारे वहाँ के विधायक नहीं कर पाए। आज उन्होंने ब्यावर से लेके जो गोमती चौराहे तक जो रोड है, हाईवे है जी, वो कितने सालों से बंद पड़ी थी। आज उदयपुर जाना है, अब वो हाईवे का काम चल रहा है और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, कोई एक पुलिया बच गई हो। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें राजसमंद लोकसभा में करी। आज मैं मेरे गांव का एग्जांपल मैंने आपको दिया ही कि उन्होंने सबसे पहले आते ही कि भाई इसको हाईवे से जोड़ सके, तो उनका कहीं ना कहीं विजन था। आज आप जयपुर में रहते हैं, आज विद्याधर नगर के अंदर आप देखें जिस लेवल पे वो डेवलपमेंट कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इतना डेवलपमेंट एकदम हुआ, तो कहीं ना कहीं हर स्टेप पे कोई ना कोई एक लीडर आपकी प्रेरणा स्रोत बनता है। तो ऐसे ही मेरे प्रिंसेस जो हैं अभी दिया कुमारी जी, ये एक प्रेरणा स्रोत हैं। मैं गजेंद्र सिंह जी को देखता हूँ, शेखावत साहब जोधपुर से हैं, जबकि मैं उनका वोटर नहीं हूँ, पर मैं जोधपुर भी मेरा लगाव रहा है। मैंने 5-6 साल वहाँ पे जोधपुर निकाले हैं। मैं जब लॉ कर रहा था, उसके बाद जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो मैं जोधपुर हाई कोर्ट में कर रहा था, तब मैंने जोधपुर में भी उनका काम देखा। मतलब उनका एक लोगों के, मतलब हर आदमी से आप एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो आज जो गजेंद्र सिंह जी की एक अपनायत है, लोगों से मिलना, लोगों को समय, आज इतने हाई पद पे होते हुए, इतने बड़े पद पे होते हुए जिस तरीके से वो लोगों से मिलते हैं और लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। आप तो खुद जोधपुर से हैं, एक अपनायत जो अपनायत है। और मैं क्या कह रहा हूँ, काम तो सबका करते हैं, बट अगर आप जब एक आदमी से इजीली आप मिल लेते हैं, उसका काम का आप प्रयास करेंगे, बट आप अगर किसी को अच्छे से रिस्पांस देते हैं, आप अच्छे से किसी से मिलते हैं, वो आदमी आपके पास दूर चल के आता है। और अगर उससे एक बड़ा आदमी, केंद्र का नेता, अगर उससे बिल्कुल घर जैसे मिल ले, वही उसके लिए अपने आप में उसका वो पूरा जो सफ़र जो तय करके आता है ना, उसको पूरा वो सही कर देता है। तो उनसे भी सीखने को मिला, कुछ चीज़ें मैंने उनसे भी ग्रहण करी। ऐसे कैसे हमारे पाली से ही हैं और अब तो वो महामहिम हैं हुकुम सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर जी भाई साहब। तो मेरे फादर और ओम जी माथुर साहब बहुत क्लोज थे। मेरे फादर बहुत रिगार्ड करवाते हैं ओम जी भाई साहब का। कुर्की भी 2-3 बार पधारे हैं ओम जी भाई साहब, मीराबाई के भी दर्शन करने पधारे हैं, उसके अलावा मेरी शादी में भी पधारे थे। ओम जी भाई साहब से भी मैंने एक चीज़ सीखी कि संगठन और को कैसे आपको काम करना है, किस तरीके से काम करना है, कैसे लोगों को साथ में लेके आपको काम करना है। वो अगर आप किसी से सीख सकते हैं तो आप ओम जी भाई साहब से सीखवा सकते हैं। तो मतलब ऐसे हर स्टेज में कोई ना कोई हैं। अभी जैसे हमारे जो भी वर्तमान सांसद महोदय हैं महिमा कुमारी जी, उनका एक अलग मतलब वो भी एक कि आज राजनीति में वो पधारती उन्होंने। आज मैं कुर्की की बात करूं, आज हमारा और उनका रिश्ता तो परिवार का भी रिश्ता है, क्योंकि कुर्की और मेवाड़ दोनों का 500 साल पुराना रिश्ता है। क्योंकि मीराबाई की शादी मेवाड़ राणा सांगा के पुत्र राणा भोजराज जी से हुई थी, तो वो रिश्ता भी हमारा है। और उसके हिसाब से जो आज वो डेवलपमेंट, आज अभी उन्होंने हमारे को कुर्की के अंदर एक बहुत प्राचीन मंदिर है, वो नीलकंठ महादेव मंदिर, 1200-1300 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। शिवरात्रि में वहाँ पे मेला लगता है, कोई 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लोग उस मेले में अकेले एक शिवरात्रि के दिन आते हैं। वो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले आती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो उसका जो प्रोटेक्शन वॉल होती है उसके लिए उन्होंने डेवलपमेंट की बात करी। आज हुक्म जो मैंने आपको रोडों की हालत बताई कुर्की के आसपास,
तो सबसे हालत ख़राब और दुख तब होता है जब हमारा कोई आदमी बीमार है, उसको अटैक आ रहा है और उसको सही टाइम पे हॉस्पिटल सुविधा नहीं पहुंच पाती है, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है क्योंकि उसके पास गाड़ी की सुविधा नहीं होती है और वो रास्ते में अपना दम तोड़ देता है। ऐसे मेरे बहुत क्लोज, मेरे गांव के बहुत क्लोज मेरे परिवार के लोग रहे हैं, जिसमें से हमारे एक पूर्व उप सरपंच भी रहे, प्रकाश जी हैं। अच्छा। ऐसे और भी 4-5 जन हैं जिनको सिर्फ सुविधा नहीं मिल पाई मेडिकल टाइम पे, और वो गांव से बाहर निकल, और वो जो गांव का वो जो 2 किलोमीटर का जो रास्ता था, उस रास्ते में ही 30 मिनट लग गए। अच्छा। 2 किलोमीटर के रास्ते में, और उस आदमी ने उस 2 किलोमीटर के रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वो चीज़ों को देख के बहुत दुख होता है। अभी उन्होंने अपने सांसद कोष से एक एम्बुलेंस, जो हॉस्पिटल है वहाँ पे, मीरा बाई के नाम पे ही है वो भी हॉस्पिटल, तो वहाँ पे अभी उन्होंने एक अनुशंसा उसकी भी करवाई है। साथ में वो प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स यहाँ लग सकें। उसके अलावा और जैतारण में या राजसमंद में क्या बेटरमेंट हो सकता है, उसके बारे में भी वो वर्क कर रहे हैं। जैसा दिया कुमारी जी ने काम किया, उसको आगे वो बढ़ाने की वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे हर लेवल पे किसी ना किसी, भजन लाल जी से भी मैंने बहुत सी कुछ सीखा है। जब हम लोग साथ में वल्लभ नगर में भी जब थे, क्योंकि वो एक संगठन के आदमी हैं, उन्होंने संगठन में पार्टी का प्रदेश महामंत्री उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक दायित्व निभाया, और भी बहुत सारे दायित्वों पर रहे। तो हर लीडर से, हर नेता से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो मेरे लिए मोदी जी सबसे ऊपर है, उसके बाद फिर सबसे अपन कुछ ना कुछ प्रेरणा लेते हुए जी आगे बढ़ना है सोचिए। अभी आपने बात की कुड़की और मेड़ता की। नहीं, एक बात मैं आपकी इसमें काटूंगा। लीडर के अंदर एक लीडर मैंने और देखा है, अच्छा, जिनको भी मैं अपना प्रेरणा स्रोत कह सकता हूँ आपको इन सब के साथ में, वो है पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी। नहीं, पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत। अच्छा। अभी बाली से विधायक हैं। अच्छा। पूर्व मंत्री भी रहे वो, जी जी, ऊर्जा मंत्री रहे। ओके। आप आज उनके वहाँ पधार जाएं, प्रदेश से कोई भी, पूरे प्रदेश, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रदेश से कोई भी आता है ना, वो सबके लिए तत्पर रहता है। और वो मैंने पहला ऐसा कोई नेता देखा है जो एक एमएलए होते हुए, मंत्री होते हुए भी जी, अगर किसी का कोई काम है कि भाई मुझे साहब ये काम है और इस अधिकारी से ये काम है, भले वो आरएस लेवल पे हो, आईएएस लेवल पे हो, या उससे भी नीचे हो, या कोई मंत्री लेवल पे हो, वो किसी को फ़ोन नहीं करेंगे। अच्छा। वो उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाएंगे, उसके साथ में जाएंगे उस आरएस के ऑफिस में, उस आईएएस के ऑफिस में, या जो भी उससे नीचे भी कोई अधिकारी है तो उसके ऑफिस में, और उस आदमी का काम कराएंगे, और फिर वापस लाके उसको जहाँ से उसको पिक किया वहाँ पे वापस उसको ड्रॉप करें। तो कुछ ना कुछ आप जब घूमते हैं इस क्षेत्र में, तो रोज़ आप नए एक लीडर से मिलते हैं, तो हर लीडर से आपको कुछ ना कुछ एक नया सीखने को मिलता है। तो ये एक प्रेरणा वहाँ से धीरे धीरे लेते लेते आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। जी, मुझे लगता है कि हर इंसान की अपनी एक खूबी होती है, तो किसी से आपने कुछ सीखा, किसी से आपने कुछ सीखा, और इसी तरह से मुझे लगता है कि आप अच्छे इंसान बन पाते हैं। वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट आपका तभी होगा जब आप सबसे किसी ना किसी से आप कुछ ना कुछ उनकी जो बेस्ट चीज़ें हैं वो आप सीखेंगे, उसको ग्रैंड करेंगे और अपनी लाइफस्टाइल में आप उसको डालेंगे। जी, वो हो सकता है भले वो बिजनेस रिलेटेड हो, भले पॉलिटिक्स रिलेटेड हो, जी, पब्लिक को कैसे ट्रीट करना है, लोगों के साथ कैसे रहना है, आम जनता के साथ कैसे रहना है। जी। तो वो सारी चीज़ें आपको अलग अलग तरीके से आपको सीखने को मिलती है। अच्छा, अभी आपने बात की कुड़की और मेड़ता की, तो वैसे तो लोग सभी जानते हैं कि मीराबाई, अगर मेड़ता का नाम जहाँ आता है वहाँ मीराबाई का भी नाम आता है। मुझे लगता है इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारे लोगों को कुड़की के बारे में भी पता चलेगा कि कुड़की भी आज जिस तरह से मेड़ता एक धार्मिक स्थल है, उसी तरह कुड़की तो मतलब पहली उनकी जन्म स्थली है। तो आपको क्या लगता है उनका क्या संबंध है, मतलब कुड़की और मेड़ता के अगर आपके हिसाब से क्या संबंध है? वही मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी, जब मैंने इंट्रोडक्शन में आपको मैंने अर्ज किया कि राव दूधा जी जो मीराबाई के ग्रैंडफादर थे जी, वो मेड़ता के शासक थे। तो राव दूधा जी के पुत्र थे राव रतन सिंह जी। तो राव रतन सिंह जी को जो जागीर मिली वो मिली कुड़की। अच्छा। तो उन्होंने वो आगे कुड़की के जागीरदार हो गए। फिर राव रतन सिंह जी लगातार युद्धों में रहते थे, और मीराबाई के जो मदर थे वो बहुत, मीराबाई जब 5-6 साल की उम्र में थे तभी मीराबाई के मदर की डेथ हो गई थी जी। तो उसके बाद में फिर जब भी राव रतन सिंह जी पधारते थे युद्ध में या कहीं बाहर, तो फिर वो राव दूधा जी जो उनके दादाजी थे वो उनको मेड़ता ले पधारते थे। तो इसलिए वो जो वहाँ पे भी मंदिर है, तो वहाँ पे भी जब वो मेड़ता पधारते थे मीराबाई, तो वहाँ पे भी वो कृष्ण भगवान की पूजा करवाते थे, तो इसलिए वहाँ पे भी वो मंदिर है मेड़ता। फिर उनकी जो शादी हुई
वो सब मेड़ता से हुई। जी। और राव रतन सिंह जी राणा सांगा जो थे, महाराणा सांगा, उनकी सेना के सेनापति भी थे। और खानवा का जो युद्ध हुआ था, उस खानवा के युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त हुआ गए थे। अच्छा अच्छा। मीराबाई के जो फादर थे राव रतन सिंह जी। तो ऐसे कुर्की और मेड़ता एक ही परिवार हो गया भाई, दादाजी मेड़ता हाँ। और उनके जी, जो बेटे हैं वो अच्छा। कुर्की, तो वो एक ही परिवार वही हो गया। और मतलब मीराबाई का जिस तरह से दोनों जगहों से संबंध है, संबंध इसी वो आपने उसको पूरा तरह से डिफाइन तो कर वो दिया। जन्मस्थली उनकी कुर्की हो गई, उनके फादर का जो जागीर थी वो कुर्की हो गई, जो हमारा, तो वो तो उनका जो पहचान है मीराबाई की, वो पहचान उनकी कुर्की से है। उनके दादाजी मेड़ता के थे। अच्छा। तो जब वो उनके मदर भी देवलोक हुआ गए, उसके बाद में जब उनके फादर युद्ध में पधारते थे तो फिर वो अच्छा। मेड़ता फिर अकेले यहाँ नहीं छोड़कर उनके दादाजी के पास में, अच्छा। रावदूदा जी के पास में वहाँ विरासते थे। अच्छा मानवर्धन जी, मेरा अगला सवाल और लास्ट सवाल मैं कहूँगी, बातों का सिलसिला तो खैर ख़त्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मेड़ता की विरासत है या कुर्की की मैं बात करूँ, उसकी विरासत की अगर हम बात करने बैठे तो शायद पूरा दिन कम पड़ जाएगा। नहीं, आप जैसे आप जो मीराबाई की जो आप बात करा रहे हैं या कुर्की की जो आप बात करवा रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुर्की पधारे हैं, जिसमें अच्छा। मैंने अभी जितने भी मैंने आपको कुछ नाम तो हाँ, मैंने लिए ही हैं हाँ, एज ए हाँ, माई हाँ। रोल मॉडल के अंदर। जैसे महामहिम राज्यपाल अपने आदरणीय ओम जी भाई साहब, हाँ। सिक्किम के जो भी राज्यपाल हैं, वो कुर्की पधारे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी पधारे हुए हैं, महिमा कुमारी जी पधारे हुए हैं मेवाड़। गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो हमारे केंद्रीय अच्छा। मंत्री हैं, वो पधारे हैं कुर्की। अच्छा। जो 90s के अंदर उस टाइम कांग्रेस सरकार में चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, शिवचरण जी माथुर जी साहब, जी जी। तो वो जब मुख्यमंत्री थे तब वो कुर्की पधारे थे अच्छा। कि मुझे मीराबाई के दर्शन करने जाना। अच्छा। तो वो पधारे हुए हैं। ओकार सिंह जी लखावत साहब अभी पधारे ही थे। जी। ऐसे बहुत सारी शख्सियत आए हैं जो कुर्की पधारे हैं, और ये सब लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कुर्की के लिए करना भी चाह रहे हैं। तो मेरा बस वही है कि एक मेरा आपके माध्यम से बस यही सरकार से भी कहना है, केंद्र सरकार से भी और राज्य जी। सरकार से भी, कि कहीं ना कहीं कुर्की को आज भी विकसित नहीं है, तो इसको अपन कैसे डेवलप कर सकते हैं। आज हम कुर्की के अंदर रोडों की समस्या है, पानी की समस्या है। आज भी हमारे, हाँ एक और चीज़, कुर्की के बॉर्डर पे आके जो पाइपलाइन आई, वो पाइपलाइन भी कुर्की के बॉर्डर पे आके रुक गई। अच्छा। कुर्की तक पाइपलाइन नहीं आई। हाँ। तो राजनीति मैं कर सकता हूँ, मेरे फादर कर रहे होंगे, पर वहाँ की जनता तो ना, तो जनता को तो फ़ायदा मिलना चाहिए। जी जी जी। या वहाँ पे सड़क बन जाएगी तो उस पर क्या मानवर्धन सिंह की या पुष्पेंद्र सिंह जी की गाड़ी थोड़ा ना चलेगी, जी जी। जनता की गाड़ी चलेगी उस पर। तो जो वहाँ पे लोग हैं, मैं तो हो सकता है महीने में एक बार गाड़ी चले मेरी तो, जी। पर जनता की तो जी, चलेगी। आज जी। पानी अगर कुर्की तक पहुँच जाएगा तो वो कोई अकेले हम तो पीने वाले हैं नहीं, वहाँ के जितने भी कुर्की गांव के और उसके आसपास के जो लोग हैं वो भी सब भी तो वो पानी पिएंगे। राइट। तो मेरा बस यही है कि थोड़ा सरकार एक बार कुर्की की तरफ भी ध्यान दे, और भक्त शिरोमणि मीराबाई की तरफ, हमारी तरफ नहीं देख के और सिर्फ मीराबाई की तरफ देख के, कि उनके गांव विकास में पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल। उस गांव का विकास कैसे हो सके, उस क्षेत्र का विकास कैसे हो सके, इस पर थोड़ा सा अगर, क्योंकि जनता वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है। रोड हो, पानी हो, रोजगार हो, इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। और मैं पूरी आशा करती हूँ कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए ये गुहार जो है आपकी, ये बहुत सारे लोग सुनेंगे और कुर्की में जल्दी ही विकास होगा। वो कुर्की में विकास होगा तो इससे बढ़िया कुछ जी। मीरा माँ को कोई श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती। जी बिल्कुल। और मेरा तो यही लक्ष्य है कि जैसा मीरा माँ ने अपना नाम किया है, वैसा हम भी हमारे गांव का, कुर्की का आज जो नाम मीरा माँ के, आज जो भी नाम है कुर्की का, वो मीरा माँ के कारण है। तो आने वाले समय में उस नाम को बस हम बरकरार रख सकें, ये मेरी उम्मीद। जी वर्धन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए, और आपका नाम है वो बहुत सुंदर है, और मुझे लगता है अपने आप में ही एक डेफिनेशन है। वो अपने आप में एक, आप कह लें कि मान वर्धन, तो बस वो मान वर्धन का मीनिंग ही अपने आप में एक मान बढ़ाना है। हाँ। तो मेरा बस वही उद्देश्य है कि मैं मेरे गांव का, मेरे परिवार का, मेरे क्षेत्र का, मेरे राज्य का, देश का, मेरे कारण कहीं पे भी अगर कोई मान बढ़ता है तो उसके लिए, उससे गर्व की बात मेरे से कुछ होगी नहीं। और ऐसे ही आप ने जो भी आज क्वेश्चंस पूछवाए, जो भी अपना आज डिस्कशन हुआ, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे आज इनवाइट करा इस चीज़ के लिए, और आपने मेरे से सारी चीज़ें पूछी, विस्तार से अपनी सारी चर्चा हुई इस बारे में। इसके लिए आपका भी और लोकमत का भी मैं बहुत बहुत
इस चीज़ के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। थैंक एंड यू। लोकमत पूरे हमारी जो पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। एंड आप ऐसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। हर बात में गहराई थी, हर बात में गहराई थी, विरासत की कहानी में आज की सोच समाई थी। भक्त शिरोमणि मीराबाई की छाया में थी नवयुवक सोच की चमक। मानवर्धन सिंह जी कुर्की की बातों में था जीवन का रख। हमारी आज की यह मुलाकात यहीं तक थी। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ इसी मंच पर बहुत जल्द ही। लोकमत राजस्थान देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ममता का प्यार भरा नमस्कार।